हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पीसीएस। हम बात करते हैं फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने दोस्तों बात करी थी सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, जहां पर भी इसका डिमांड और सप्लाई कर्व मीट करता है। फिर चाहे सप्लाई बढ़े तो डिमांड कर्व स्टैटिक रहे तो फिर नया सप्लाई कर्व। फिर चाहे डिमांड बढ़े और सप्लाई कर्व स्टैटिक रहे तो फिर वो जो मीटिंग पॉइंट है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एक्सचेंज रेट की। एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसके अलावा एक तरीका और पढ़ाऊंगा, जैसा कि हमारे देश में सेंट्रल बैंक या फिर अन्य देशों के अंदर सेंट्रल बैंक जो मैनेज करते हैं, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम को। तो हम बात करते हैं फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की। दो तरह के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं, जिस तरीके से वो डिटरमाइन होते हैं, यानी कि कितने रुपए खर्च करके कितना डॉलर आ जाएगा, ये जो रेट डिटरमाइन हो रहा है, इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लेक्सिबल। क्या होता है फिक्स और फ्लेक्सिबल, अभी समझते हैं। इन ब्रीफ, व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइड्स द एक्सचेंज रेट, यानी कि व्हेन इट इज अ फिस्कल डिसीजन। आप लोगों को एक बात पता है ना, फिस्कल डिसीजन हमेशा गवर्नमेंट के लिए वर्ड यूज होता है। मॉनेटरी डिसीजन हमेशा सेंट्रल बैंक के लिए वर्ड यूज होता है। इतनी बात क्लियर है ना आप लोगों को मनी इन बैंकिंग चैप्टर से? इस वर्ड में किसी को कोई तकलीफ? तो गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट डिसाइड जब करे एक्सचेंज रेट को, तब आप उसको कहोगे फिक्स एक्सचेंज रेट। सरकार $1 का जो रेट है, चलो हम मान लेते हैं ये भी 80 रुपीज चल रहा है, इसको बढ़ाकर 85 कर देते हैं, इसको गिराकर 75 कर देते हैं। लेकिन शाइनी, इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन सरकार अलाउ करने देगी क्या? बहुत सारी चीजों के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा क्या, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पैसों का यहां पर आना, पैसों का दूसरे देश जाना, दूसरी कंट्री से पैसा आकर हमारी जीडीपी में फ्लोट होना, हमारी कंट्री का जीडीपी का पैसा दूसरे देश की जीडीपी का पार्ट बनना, ये सब चीजें बहुत भयंकर लेवल पर प्रभावित हो सकती हैं कि नहीं? बताओ, है ना? सरकार कोशिश करेगी ना इसको कैसे भी करके मैनेज करने के लिए, है ना? आप लोगों को मनी एंड बैंकिंग वाली एक चीज याद है? मैं आप लोगों को मनी एंड बैंकिंग चैप्टर को जब नितिन सिंघानिया से करवा रहा था, मैंने एक टर्म का इस्तेमाल करा था वहां पर, स्टेबल टोकन, स्टेबल कॉइन। और मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी का एक स्टेबल टोकन यूएसडीटी, जिसके अंदर उस दिन मैंने P2P भी करके दिखाया अभी आपको लास्ट क्लास में, मैंने उसके बारे में आपको पढ़ाया था कि स्टेबल कॉइन है, इसकी वैल्यू डॉलर के साथ चिपकी हुई होती है, और डॉलर की वैल्यू क्योंकि ज्यादा ऊपर नीचे डगमगाती नहीं है, तो इट इज अ स्टेबल कॉइन, इट इज अ स्टेबल करेंसी, राइट? मैं अपने फाउंडेशन कोर्स के ग्रुप पे आप लोगों के साथ 2 फोटो शेयर कर रहा हूँ, और फिर उसके बारे में भी बात करते हैं। ये मेरी क्रिप्टो करेंसी की ऐप है, एक दूसरी इन्वेस्टमेंट के लिए, कॉइनस्विच कुबेर नाम है इसका। अगर आप पॉपुलर क्रिप्टोज की कैटेगरी में चेक करोगे तो आपको यूएसडीटी नजर आएगा, और यूएसडीटी में लिखा हुआ, अगर आप देख सकते हो उसको, जूम ये होगा, इसमें लिखा हुआ है मोस्ट बॉट, अगर आपको दिख रहा हो ये मोस्ट बॉट, ठीक है? अब यूएसडीटी के बारे में क्या कहा जा रहा है इस वेबसाइट पर? टेथर यूएसडीटी, यूएसडीटी, यूएसडी तो हो गया डॉलर, टी का मतलब होता है टेथर यानी कि टोकन, ठीक है? ये ऐसा डॉलर है जिसको आप टच नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टोकन होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते बिटकॉइन खरीद कर ले आया, घर पे मेरे रखा हुआ है, ठीक है? वो आपके वॉलेट में हो सकता है, आपके घर पे नहीं हो सकता। लेकिन आपका बैंक का पैसा आपके घर पे रखा हुआ है, ये वाली बात मानी जा सकती है। तो
टेथर इज सो कॉल्ड स्टेबल कॉइन, ये मेरी क्रिप्टो करेंसी की जो ऐप है वो बता रही है इंफॉर्मेशन। देखो, टेथर USDT is so called stable coin as generally understood in the crypto industry. USDT generally matches and is pegged to the value of US dollar. US डॉलर ज्यादा फ्लक्चुएट होता है क्या? फेड जानते हो, फेडरल रिजर्व अमेरिका का सेंट्रल बैंक, इसको चेंज होने देगा क्या? नहीं, ठीक है। तो USDT की वैल्यू जनरली इसी के साथ पेग होती है। टेथर 3 ब्लॉकचेन पे ऑपरेट करता है, ट्रॉन, ओमनी एंड इथीरियम ब्लॉकचेन। आप चाहो तो ये चीज नोट कर सकते हो, बिकॉज ब्लॉकचेन के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स के अंदर 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023। लगातार 8-9 बार क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में। ओके, तो मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूं आपको, सरकार जब भी, जैसे कि मतलब मान लो USDT की वैल्यू पेग हो रखी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सरकार ने कर रखी है, गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं होता क्रिप्टो करेंसी से। गवर्नमेंट का लेना देना फ्यूचर में हो सकता है, अभी तो दुनिया के अंदर सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, ना ही किसी देश के सेंट्रल बैंक का लेना देना है। हाँ, एल सेल्वाडोर एक कंट्री बन गई है जिसके राष्ट्रपति ने 2 साल पहले 2 से 2.5 साल पहले अपने देश के अंदर करेंसी सिस्टम को ही खत्म करके बिटकॉइन को लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया था। उस कंट्री के अंदर सिर्फ अब बिटकॉइन के अंदर ही ट्रांजैक्शंस और ये सब चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, सब्जी लाना, दूध लाना, कपड़े खरीदना, बच्चों की स्कूल की फीस भरना। उधर कोई करेंसी नहीं है, जो भी उनकी करेंसी थी वो लीगल टेंडर खत्म होकर बिटकॉइन को लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया गया। कंट्री का नाम है एल सेल्वाडोर। और ऐसे बहुत सारी कंट्री जो एक वो करती जा रही है, लाइक वेनेजुएला वगैरह, लेकिन एल सेल्वाडोर ने तो पूरी तरीके से ये कर दिया है। ठीक है, एल सेल्वाडोर बिटकॉइन। एल सेल्वाडोर became the first country to accept Bitcoin as legal tender. Now it's offering citizenship for 1 million investment. और ये पता है क्यों करा एल सेल्वाडोर ने? देखो, जो कंट्रीज वीक हैं इन टर्म्स ऑफ कि उनको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर वो जीडीपी वगैरह अपनी इतनी नहीं बढ़ा पाएंगे या कुछ भी नहीं कर पाएंगी, तो अभी क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, जस्ट अ मिनट, BTC USDT, मैंने BTC लिखा बिटकॉइन, और मैं उसकी वैल्यू कहां पर पैक कर रहा हूं? USDT के साथ। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर आप इसको देखो, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, समझो। करंट बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो है 856.87 बिलियन। इतने ही बिटकॉइन रह गए हैं। ठीक है, इतने बिटकॉइन रह गए। अब ना हर 2-3 साल में एक हाल्विंग इवेंट होता है, हर 2-3 साल में एक हाल्विंग इवेंट होता है। हाल्विंग मतलब बिटकॉइन अब आधे रह जाएंगे दुनिया में। कैसे आधे रह जाएंगे? इसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बर्न इवेंट। 50% क्रिप्टोस जनवरी से लेकर मार्च तक 50% क्रिप्टोस बर्न कर दिए जाएंगे। बर्न कैसे कर दिए जाते हैं क्रिप्टोस? ये क्योंकि एक
डिसेंट्रलाइज लेजर है, यानी कि आम सिंपल शब्दों में मैं बताऊं, बिटकॉइन को एक सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर नहीं सॉरी, बिटकॉइन को ब्लॉकचेन से, जो कि आपकी भाषा में एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही आपके लिए, आप समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसकी माइनिंग होती है। आपका सिस्टम धीरे 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 करके उसको खींचता है, और ये खींचने के लिए आपका लैपटॉप, फोन, डिवाइस ऑन रहना चाहिए, यानी कि बिजली कंज्यूम होती है इससे बहुत ज़्यादा। और मैंने आपको क्रिप्टो फार्म्स के बारे में भी बताया था। तो वो बिजली जो कंज्यूम होती है, वो इन डिवाइसेस के थ्रू होती है। ये एक फोटो है, मतलब ये दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए क्रिप्टो की माइनिंग होती है। अब ये माइनिंग कोई ऐसी नहीं होती कि बंदे हैं वो कहीं खुदाई करने जा रहे हैं, कोई पहाड़ है जहां पर क्रिप्टो करेंसी मिलती है। ऐसे करके सॉफ्टवेयर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, एक मशीन होती है, जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं, जो कि मैं मशीन अभी कुछ टाइम में लूंगा, वो उसको इंस्टॉल करके बैठे बैठाए क्रिप्टो करेंसी बनती रहती है, पैसा बनता रहता है रातों रात। हर 30 दिन के अंदर फिर आप आराम से, आपको मिल गए 2-3 लाख रुपए, आप इसको विड्रॉ कर लो। L9 क्रिप्टो माइनिंग मशीन, ये L9 में मंगवाने वाला हूँ एंट माइनर का क्रिप्टो माइनिंग मशीन, क्योंकि अब मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है, तो मैं ट्रेडिंग वगैरह नहीं करना चाहता ज़्यादा। और 1-1.5 साल तक बस कि अब मेरे को पैसा बनाकर देता रहेगा। ठीक है, ये मशीन अपने आप ही, जैसा कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे कोई ट्रेडिंग व्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं बिटकॉइन के या किसी भी स्टॉक वगैरह के अंदर ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि वो नीचे गिरेगा, ऊपर गिरेगा। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, अब मैं खुद अपना क्रिप्टो बनाऊंगा, खींचूंगा बिटकॉइन को इससे निकाल निकाल के। अब इसमें होता क्या, बिजली बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये मैं इंस्टॉल करवाऊंगा अपने ग्वालियर के खेतों में जहाँ पर बिजली फ्री है। ठीक है, और वहाँ पर जब 30 दिन के अंदर मेरा पैसा बन जाया करेगा, तो चाचा को बोल के कमांड देकर के उनको ऐसा ऐसा कर दो, वैसा वैसा कर दो, और मेरे एक सॉफ्टवेयर पर, जहाँ से मैंने उस दिन P2P ट्रांजेक्शन करी, वहाँ पर एक क्रिप्टो सारे के सारे जो मैंने बनाए, इस मशीन ने बनाए, वो ट्रांसफर कर दो। फिर मैं P2P ट्रांजेक्शन करके उसको अपने बैंक अकाउंट में खींच लिया करूँगा उस पैसे को। ठीक है, आई एम प्लानिंग, और ये मैं काम बहुत जल्दी करने वाला हूँ। इंडिया में आ गया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, खेतों पे नहीं करूँगा, लेकिन नहीं, वहाँ बिजली के मीटर्स लगे ही नहीं हुए ना, 20 साल से है ही नहीं वहाँ मीटर्स। तो ठीक है, मैं कहीं पर भी किसी की बिजली चोरी करके तार डाल के जो भी कोशिश करूँगा मैं करने का इसको, जो भी है। आ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ पहले, ये सारा फंडा समझो, तब आपको ना ये समझ में आएगा। क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये क्रिप्टो करेंसी की तो क्लास है नहीं, ना ही ये मनी एंड बैंकिंग चल रहा है। मैं फिक्स एक्सचेंज रेट से इतनी दूर क्यों पहुँच रहा हूँ? अभी क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंटेक्स में आप ये पढ़ रहे हो कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती हो, कैसे डिटरमाइन होती है, और वो नेशनल करेंसी के साथ कैसे वैल्यू उसकी पैग होती है। माइंड यू माइंड यू, आपका सिलेक्शन होने के बाद अगर आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, जीते जी आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे कि आपके, पता चला आपके नाम पे कमेटी बन गई, क्या पता, क्यों क्यों श्रेया, सरकार ने पता चला कोरा कमेटी बनाई, और कोरा कमेटी को ये रिकमेंडेशन देनी है कि कैसे ना कैसे करके आप हमें ये बताइए, अब जो हमें वैल्यू पैक करनी है इंडियन रुपीज़ की विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो करेंसी, तो वो कैसे होनी चाहिए। और सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कि इसकी माइनिंग लीगल है, ये एक लीगल टेंडर है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं अब क्रिप्टोज करेंसीज में अब अपना लीगल टेंडर डिक्लेयर कर रही हैं, हमें उनके साथ क्रिप्टोज में डील करना है। आने वाले टाइम पर ही होगा। और ये वाली बात आप लोगों के लिए नई नहीं है, मैंने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के अंदर पढ़ाया है आपको। भारत अपना बहुत जल्दी एक खुद का क्रिप्टो लेकर आने वाला है। अब आप इंडियंस की अगर बात करो, आप ये देख लो, इस बंदे को तो हर कोई जानता है, सलमान खान को। सलमान खान ने बिग बॉस के लॉन्च इवेंट पर अपना खुद का क्रिप्टो लॉन्च कर दिया है। क्या नाम है इसका, गारी। हाँ, गारी क्रिप्टो लॉन्च कर दिया, ये बहुत जल्दी बाइनेंस पर आने वाला है। सलमान खान ने बहुत सारे पैसे, करोड़ों रुपए लगा रखे हैं इसके अंदर। आप इसकी बात कर लो, लोग जानते नहीं ना, बस बात वो है। अमिताभ बच्चन ने लगभग 170-180 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं बिटकॉइन के अंदर। ही इज़ वेरी बुलिश इन लॉन्ग टर्म।
और इनकी कमाई भी अच्छी चल रही है. बिग बी अर्नड 113 करोड़ फ्रॉम 1.6 करोड़ विद इन 2.5 ईयर्स. ट्रस्टेड कॉइन टू इन्वेस्ट बिटकॉइन. इन्होंने 1.6 करोड़ रुपीस लगाए थे 2.5 साल पहले और 113 करोड़ रुपीस का इनका भी प्रॉफिट चल रहा है. कैसे चल रहा है प्रॉफिट, अब मैं आपको वो समझाता हूँ ये प्रॉफिट कैसे चलता है. ठीक है, तो क्या होता है, ये टोटल मार्केट कैप है. अब क्या होता है, बिटकॉइन को ना जलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इवन हर क्रिप्टो को जलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब बिटकॉइन की जो फोटो है ना वो कुछ आपको ऐसी दिखती है. बिटकॉइन की फोटो कुछ आपको ऐसी दिखती है. अब मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये सिक्का बस ये एक इमेज की फॉर्म में आप कभी नहीं खींच सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. वो अलग बात है कि अगर आपको बकचोदी करनी है तो आप ये कर सकते हो. अमेजन पे जाके आप 229 रुपये का ये बाय कर सकते हो. ठीक है, और बैठे बैठाए इसको देखकर खुश हो सकते हो. उससे होना कुछ नहीं वाला, वो एक रियल फॉर्म की आपकी बस एक बकचोदी होगी, उससे कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, तो ये है आपका बिटकॉइन. ठीक है, बिटकॉइन जब अब आप कहोगे ये सर खत्म होने वाला है, हाल्विंग इवेंट आप बता रहे हो कि बर्निंग इवेंट ये जल जाएगा आता रह जाएगा, तो ऐसे तो सर फिर उसके बाद भी होगा ये 2028 में, फिर ये 2032 में भी होगा, फिर ये 2036 में भी होगा. तो ये एक बार के एक टाइम के बाद खत्म नहीं हो जाएगा. जी हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद जो उसकी जगह लेगा वो लेगा इथीरियम. ये सेकंड बेस्ट क्रिप्टो है ये इथीरियम. आज ही मैंने अपने ट्रेडिंग चैनल पर ही अपडेट करा बड़े दिनों के बाद. क्रिप्टो बुलपिक्स, आवे, सोलाना, माना, सैंडबॉक्स, कार्डेनो, एटम, पोल्का डॉट. बेस्ट बेट मैंने उनको बोला इथीरियम. बिंदास वे में होल्ड देम ऑल, ये सारे क्रिप्टोज स्पेशली इथीरियम, फॉर बिग इन्वेस्टमेंट्स एंड बिग बुल रन टिल 2025. मैंने इनको क्यों बोला कि 2025 तक की इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करो अपने ट्रेडिंग वाले ग्रुप पे, बिकॉज अगर अच्छा क्रिप्टो करेंसी की अच्छी बात ये होती है, आपके पास 10 रुपये है ना, मिनिमम 10 रुपये, आप वो भी बाय कर सकते हो. यानी कि इतना बड़ा जो केक होता है, इतना बड़ा ये जो केक होता है, आप उसका इतना सा हिस्सा भी वो कर सकते हो. यानी कि अगर इतना बड़ा अगर कोई बॉक्स है चॉकलेट का, ये पूरी चॉकलेट ही चॉकलेट इसमें भरी हुई है, आप इतनी सी इसकी डॉट भी बाय कर सकते हो. अब बिटकॉइन के लिए मैंने अगर पैसे लगा रखे बिटकॉइन के अंदर, मैं कहां से लाऊं भाई. एक बिटकॉइन की कीमत कितनी चल रही है अभी, 45 लाख के आसपास चल रही है. ठीक है, 35 लाख के आसपास चल रही है, 35,15,000 का भी चल रहा है. ठीक है, कहां से लाऊं भाई मैं 35 लाख रुपए एक बिटकॉइन को खरीदने के लिए. लेकिन मैं इसके क्या अंदर 10 रुपये लगा सकता हूँ. जी हाँ, 10 रुपये 100 रुपये मैं आराम से लगा सकता हूँ. तो उसका एक पार्ट मिल जाएगा, तो वो मेरे पोर्टफोलियो में कैसे होगा, 0.0000001 समथिंग लाइक मैंने वो उसको होल्ड कर रखा है. तो जैसे जैसे आपको पता है ना, मैंने आपको स्टॉक्स के बारे में बता रहा था प्रीवियस लेक्चर में, कंपनी का जैसे जैसे वर्थ बढ़ेगी, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो जो मेरा केक का टुकड़ा है वो उतना बड़ा मेरे को मिलेगा. खैर, मैंने आपको ये बता दिया. अब टोटल मार्केट कैप बिटकॉइन की इतनी है. क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो करेंसी का ये लीडर होता है. ठीक है, इसको आप मान लो कि ये क्रिप्टो करेंसी का निफ्टी 50 है, ये पूरा इंडेक्स को लेकर चलता है. अगर ये ऊपर है तो पूरी मार्केट ऊपर जाती है, ये नीचे है तो पूरी मार्केट नीचे जाती है. आज जैसे बीटीसी नीचे गया, ठीक है, बीटीसी नीचे गया, मेरे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो $18 माइनस में आ गया. ठीक है, ये सब कुछ सुबह तक $100 के प्रॉफिट में चल रहे थे. बिटकॉइन का नीचे जाना, सोलाना नीचे आ जाना, माना $4 पे रह गया है, आवे $1 पे रह गया. लेकिन मुझे टेंशन नहीं है, बिकॉज दिस इज इन्वेस्टमेंट. साल 2023 खत्म भी नहीं हुआ है और मुझे इसको 2025 तक होल्ड करना है. ठीक है, अब देखो क्या बता रहा था मैं आपको. हाँ, मैं आपको बता रहा था बर्न इवेंट, जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है. बर्न इवेंट के लिए जो काउंटडाउन है वो इतना रह गया है. अगर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो तो उठा लो, चाहे आप 10 रुपये लगा लो उसके ऊपर, चाहे आप 1,00,000 रुपये लगा लो. बर्न इवेंट एक सिंपल डिमांड सप्लाई लॉजिक के बेसिस पर काम करता है. यस, बीच में ऐसे इवेंट्स आएंगे जैसा कि आज हिलाया गया मार्केट को. कितना परसेंट, अगर आप यहां पर देखो परसेंट लिखकर आता है, इट इज वेरी बिग नंबर कि 3.5% बिटकॉइन गिर गया. अगर वहीं पर मैं अपनी सोलाना की बात करूं, सोलाना भी काफी इंपॉर्टेंट क्रिप्टो होता है. जस्ट अ मिनट, उनकी चीजें समझाना आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोल यूएसडीटी, अगर हम लोग सोलाना की बात करें, सोलाना आज कितना गिरा है, 8.94%. 8.94%. उसके अलावा मैंने आपको माना के बारे में बताया था, जो कि एक डिजिटल प्रॉपर्टी होने वाली आने वाले टाइम में.
माना आज गिरा है 7.9, 8% के लगभग गिरा है माना आज, ठीक है। अब ये हाल्विंग के टाइम पे ऐसे इवेंट होंगे क्योंकि ऑपरेटर्स नहीं चाहते, वेल्स नहीं चाहते आप पैसा कमाओ, कॉन्फिडेंस लूज, ठीक है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने पैसे लगा रखे, तो आज उसका जो लॉस है वो 80,000 लॉस चल रहा है अभी उसका। लेकिन इन्वेस्टमेंट में कभी लॉस को नहीं देखा जाता है। व्हेन यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो आप बर्बाद हो सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कभी लॉस को नहीं देखा जाता है कि लॉस कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं होती है इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में, ठीक है। तो बर्न इवेंट से होगा क्या, ये रह जाएंगे ये रह जाएगा बीटीसी की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है और कम हो जाएगी, ये बहुत कम रह जाएगी, ठीक है। अब जब ये कम रह जाएगी तो ऑब्वियसली बात है, डिमांड सप्लाई का लॉजिक क्या कहता है, जिस चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा कम है तो और डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस जो है वो शूट करेगा। तो क्या ये गारंटी है कि शूट करेगा? जी हाँ, ये गारंटी है। अब चाहे वो थोड़ा सा टाइम ले ले या कभी भी ले ले, ये शूट तो करेगा। ये रिकॉर्ड हमें बताता है बेसिकली क्या हुआ जब बीटीसी 1 अगस्त 2017 को ट्रेडिंग व्यू के उस पे प्लेटफॉर्म पर आता है, जब ऑफिशियल तरीके से इसके अंदर ट्रेडिंग होने लग जाती है, ये अपना ऑल टाइम हाई लगाता है यहाँ पर जाकर, जो कि इसका हाई अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा आता है हाई, ये लगभग गया 64,854। और ये जब लॉन्च हुआ था ये $1 से भी कम का था, ये नीचे गया। मैं आपको मनी बैंकिंग में सबको समझा चुका हूँ। दोबारा ऊपर के इसने नया हाई लगा दिया। एक मिनट, ये यहां पर था और फिर इसने एक नया हाई यहां पर लगा दिया। उसके बाद ये दोबारा नीचे गया। मार्केट सबको मौका देती है दोबारा बाय करने के लिए। ये दोबारा यहां पर नीचे गया और आज ये दोबारा उठा। जब ये नीचे गया था ना, सबने बोला कि मार्केट खत्म है, वो है, बिकॉज ये लो पर आ गया था अपने $15,000 पर और आज ये ट्रेड कर रहा है $42,000 पर। आज की सिर्फ इतनी सी मार्केट रिट्रेस कर गई है, इतनी सी मार्केट रिट्रेस कर गई है। लेकिन ये भी तो देखो, ये $15,000 से यहां से चलना शुरू हुआ था, यहां से, और इसने रैली देखो ये कब से चलना शुरू हुआ है, जनवरी 2023 से। इस साल शुरू में बस किसी ने अपने 15 लाख रुपए यहां पर ये लगाए होते और आप उसकी रैली देखो ये कहां से कहां तक गया और ये बढ़ता चला जाएगा। और ऐसा ये जब आप ये देख रहे हो उसको कि ये वीकली बेसिस पे दिखाता हूं, आप इसको जब ये ऐसा होते हुए देख रहे हो कि नीचे जा रहा है, वो आ रहा है, हर बार यहां पर एक बर्न इवेंट है, ये फिर ऊपर जाएगा, उसके बाद ये है। अब इस बार ये इसको भी तोड़ेगा। अब उसके लिए टाइम लग सकता है, 2025 हो सकता है, वो 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, लेकिन तोड़ेगा जरूर, क्योंकि बर्न इवेंट से जब कोई चीज की सप्लाई कम रह जाएगी तो ऑब्वियसली बात है उसका प्राइस शूट करेगा, उसका प्राइस पक्का शूट करेगा। और फिर इसका जो लीडर है जो वो बनेगा इथीरियम। इथीरियम का चार्ट और बीटीसी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही आपको देखने को मिलेगा। ये बर्न इवेंट के बाद अभी है। अब जैसे यहाँ पर ये जब बिटकॉइन नीचे आया था, तो अगर आप इसकी बात करो, ये जनवरी से बढ़ना ये स्टार्ट हुआ है, तो जनवरी में ये इस लेवल पर था $1102। इसको अगर हम प्रॉपर यहाँ पर बनाए, ये $1,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। आज ये डबल से भी ऊपर चल रहा है, डबल से भी ऊपर चल रहा है। तो मार्केट बार बार आपको मौका देती है बाय करने का, वो करने का। तो ये अब यहां पर दोबारा रिट्रेस इसलिए कर रहा है हल्का सा, ये इसको अपना टेस्ट इसको अपना टेस्ट कर रहा है। ये जैसे ये यहां पर गया नीचे, यहां पर गया नीचे, इधर गया, अभी इसको बेस बनाकर अभी यहां से शूट करने के लिए चालू है। ऑपरेटर्स मार्केट की मेंटेलिटी में ऐसे ही खेलते कि वो नहीं चाहते आप पैसा कमाओ। क्यों चाहेंगे आप पैसा कमाओ? जो चीज़ आपको पता ही है कि ऊपर जाने वाली है, प्राइस शूट अप करने वाला है, आप भर भर के इन्वेस्टमेंट अपनी वो करोगे। लेकिन जब पोर्टफोलियो ही आपको अपना रेड दिखेगा तो आपको ये लगेगा यार जितने बचे हुए पैसे कम से कम वो निकालो, वो जीरो ना हो जाए, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ये मैंने आपको सारी बातें समझा दी। हाल ही इवेंट से सब कुछ आधा रह जाएगा, वो रह जाएगा, प्राइस शूट करेगा, ये सारी बातें आपको क्लियर है। अब क्या होता है, अगर हम लोग बात करें कि कल को, अभी तो बहुत सारी चीज़ों में सरकार जो है वो करेंसी को पैक करने के लिए इसकी कोशिश करती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यूनिटेड ट्रांसफर, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है। कल को जब ये जिसको हम लोग कहते हैं ये क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, ये जब फॉर्म ऑफ एक तरीके से डिजिटल करेंसी तो नहीं कहना चाहिए इसको, क्रिप्टो करेंसी जब ये लीगल टेंडर बन जाएगी, जो कि बनते भी जा रही है बहुत सारी कंट्रीज़ का, और हम लोग चाहकर भी इसको बैन नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ न्यू रियलिटी, ग्लोबलाइज वर्ल्ड की न्यू रियलिटी। जैसे ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स नहीं करा जा सकता, वैसे इस ट्रेंड को भी रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। सरकार ने अगर करा भी तो दूसरी कंट्रीज़ के प्रेशर की वजह से सरकार को वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब इसको लीगल बनाना पड़ेगा। तो होता कैसे, अब ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट है गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है,
तो गवर्नमेंट बेसिकली कोशिश ये करती है कि किसी भी सामने एक फॉरेन एक्सचेंज के चलते हमारी कंट्री की करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना डगमगाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी चीज़ें उससे प्रभावित होंगी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और वो सारी चीज़ें आप जानते हो क्या क्या चीज़ें प्रभावित होंगी। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सारी चीज़ें आप जानते हो कि पैसा दूसरे देश में जाना, टूरिज्म अगर सस्ता हो भी गया अगर दूसरे देश में, तो हमारे लोग जो है अगर वो बाहर जा रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं दुबई से, जैसे हम आशिमा का एग्जाम्पल यूज़ कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में कि आशिमा जो है देश की जीडीपी को दुबई में लगा कर आ रही है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारा पार्ट है इसका, ये जब गवर्नमेंट डिसाइड करे फिक्स एक्सचेंज रेट का। ऑन द अदर हैंड जब मार्केट फोर्सेस, जब इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म जो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के, जब उनकी वजह से रेट डिटरमाइन होता है तब हम उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब मुझे बता दो, मैंने आपको जो इतना कुछ समझाया, अभी क्रिप्टो करेंसी का जो वो है ये क्या कहते हैं जो एक्सचेंज रेट है यूएसडीटी की जो वैल्यू है, ये अभी कैसे डिटरमाइन हो रहा है? सरकार का तो कुछ लेना देना है नहीं, किसी देश का सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व नहीं है, तो अभी ये किसके थ्रू डिटरमाइन हो रहा है बताओ? कौन है यहाँ पर अभी इन्वॉल्व? ये क्या, इसको आप वैसे ये टर्म ऑब्वियसली बात है क्रिप्टो करेंसीज के लिए नहीं बनी है, लेकिन अभी ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट है या फिर ये फ्लोटिंग या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट है? बताओ। गवर्नमेंट इन्वॉल्व है यहाँ पर या फिर मार्केट मैकेनिज्म जो है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहे हैं सब कुछ? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम अपने आप डिटरमाइन हो रहा है ना। अब हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट को। यहां पर ये सब कुछ आपको समझ में आया? बर्न इवेंट, मार्केट सप्लाई, क्रिप्टो करेंसी, फिक्स और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का इंट्रोडक्शन, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, याद रखना, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता यूपीएससी क्यों इंटरेस्टेड है इस सब टॉपिक में, मेरे को वरना कोई इंटरेस्ट नहीं है सब पढ़ाने में, ना ही मैं इतना सोचता हूँ जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ या ये सब कुछ करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये आपके यूपीएससी का सिलेबस का पार्ट है, करिकुलम का पार्ट है। और अगर बर्न इवेंट होने जा रहा है, यूपीएससी हमेशा उसकी टीम क्वेश्चन बनाने के तरीके से ही पता लगता है कि वो कितना क्यूरियोसिटी के साथ चीज़ों को स्टडी करते हैं। ऐसा कैमल जो कि पानी में तैर रहा है उसके बारे में वो क्या कहते हैं स्टडी करके ला रहे हैं। ठीक है, बड़े साइज़ के केले अंडमान निकोबार आइलैंड में मिल रहे हैं उसके बारे में वो पता करके ला रहे हैं। वो क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं, उनके 7-8 बार 9 बार क्वेश्चन पूछने से पता लगता है। तो बर्न इवेंट भी अगर जो होने जा रहा है अब ये 2 साल के बाद होने जा रहा है, और बहुत लोग इसके लिए, बहुत लोग तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ लोग पहले से जागरूक हो गए कि हाँ ये भी एक एसेट है। ये क्योंकि पागल तो नहीं है सलमान खान अमिताभ बच्चन, आप नॉर्मल जनता को तो फिर भी मूर्ख कह लो, लेकिन ये मूर्ख तो नहीं है। जिस बंदे ने अपने 1.5 करोड़ रुपए से 113 करोड़ रुपए बना ली तो वो मूर्ख तो नहीं है, ये तो उसका पोर्टफोलियो शो कर रहा है। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन की कहानी, सलमान खान की कहानी और बहुत सारे लोगों की कहानी जिनको ये बेसिकली कहानी समझ में आती है कि बर्न इवेंट के से पहले क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेने चाहिए। और मैंने आपको ग्रुप पे भी एक बार टैग करा था, बोला था कि आप मुझे कुछ साल के बाद थैंक यू बोलते फिरोगे, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। ठीक है, क्रिप्टो की मार्केट अभी ऑल टाइम डाउन है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर दिस इज नॉट द गुड टाइम टू इन्वेस्ट। लेकिन आज फिर भी हाँ एक चीज़ मैंने बताई सबको कि ये जो एक शेयर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज़ वेरी बुलिश, होने वाला है बुलिश बेसिकली। और आपके आज के बाद जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं आपके, जैसे मैं धन में डील करता हूँ आपको पता है, यहाँ पर 156 शेयर्स मैंने खरीद रखे हैं इसकी। इन्वेस्ट अगर मैं करता इसको तो मेरी लागत आ रही थी 15,000 रुपये की, लेकिन मैंने MTF ले लिया, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, इससे मुझे लेवरेज मिल गई। जब मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा मुझे 0.04% अपने ब्रोकर को देना पड़ेगा, और उसने मुझे 15,000 की चीज़ 3,000 में दे दी है। 3,000 रुपये लगाकर मैंने 156 शेयर्स परचेज कर लिए। अभी ये थे कितने के? 99.50 के थे, 99.50 के थे, 99.50, और मैंने बाय करे हैं कितने? 156। अगर मैं इन्वेस्ट करता ना बिना लेवरेज लिए तो मुझे 15,000 रुपये अपनी जेब से देने पड़ते, लेकिन इस पे क्या हुआ, मुझे 4x की लेवरेज मिल गई, मेरी जेब से 3,880 रुपये ही गए, और आराम से अभी मेरी इन्वेस्टमेंट अभी होल्ड है।
आराम से मेरी इन्वेस्टमेंट होल्ड है। ये यहाँ पर इसलिए इन्वेस्टमेंट लिख कर नहीं आ रहा है, MTF लिख कर आ रहा है। ठीक है, शेयर मैंने बाय करा था 99.5 पर, वो 4 पर 99.4 पर था, तो इसलिए नेगेटिव शो करा। मुझे पर कोई टेंशन नहीं है, अभी मेरा होल्ड है अभी 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आप जानते ही हो, ये नवरत्न है भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये PSU है। ठीक है, और ये बहुत अच्छे उस पर वो खड़ा हुआ है, और स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है, और इन्वेस्टमेंट सरकार के हाईवे टेंडर्स वगैरह प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे चलने वाले हैं, और कुल मिलाकर चार्ट्स भी ये रिवील कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट है तो चाहे ये आए चाहे ना आए, चाहे 10 साल के बाद बढ़े, चाहे 20 साल के बाद बढ़े, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लॉन्गर रन के अंदर तो सब कुछ ही बुलिश होता है। ठीक है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट इज द रेट विच इज ऑफिशियली फिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। ठीक है, हम कैसे इंडियन रुपीज को चेंज करके डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि अभी कितने रुपए मुझे लगाने पड़ेंगे। अच्छा, आज तो मार्केट ओपन हो गया होगा ना, फॉरेक्स मार्केट, तो आज देखते हैं कि फॉरेक्स मार्केट कितना चल रहा है। इसको हटाते हैं, $1 इन रुपीस 83.38 का हो गया। देख रहे हो, सिर्फ इतनी वैल्यू बदलती है। उस दिन समथिंग 4 का था ना, आज देखो 83.38 का हो गया। अब ये गिरा है, ये गिरा है, कैसे पता लगेगा ये गिरा है? $, इंडियन रुपी, यस, ये गिरते हुए आया। उस टाइम पर ये यहां पर था। हम देख लो, हम फ्राइडे की बात कर रहे थे, फ्राइडे 10 नवंबर था, और उसके बाद ये गिरा है यहाँ से यहाँ तक। तब फ्राइडे को मार्केट यहाँ पर बंद हो गई थी, और उसके बाद भी ये वाला जो पॉइंट था इससे नीचे ही है। मार्केट रेड है अभी, थोड़ी हल्की सी रेड है, लेकिन ये गिरा है तब से लेकर। तो देखो, इसने रिवील कर दिया हमें कि कहाँ गया है गूगल पे, यस, रुपी यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कम हुई है थोड़ी सी, हल्की सी। तो यानी कि कितने रुपीस खर्च करके $8 आ जाएगा। तो आज मार्केट मुझे रिवील कर रहा है कि दीपांग तुम्हें लगभग 83 पॉइंट कितना 38, ठीक है, 83.38 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे $1 को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, एज कंपेयर टू फ्राइडे मुझे पैसे कम देने पड़ रहे हैं कि ज्यादा देने पड़ रहे हैं? मुझे पैसे कम देने पड़ रहे हैं कि ज्यादा देने पड़ रहे हैं? फ्राइडे को ये समथिंग लाइक 0.4 पर था ना, ये यहाँ पर देखो, फ्राइडे को अगर इसको मैं लाइन को हटाऊं, फ्राइडे को ये था यहाँ पर 83.46, 83.46। इधर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। अब मुझे बताओ, मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं कि कम देने पड़ रहे हैं? पर्पल वाली लाइन को देखो, कम देने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पर खड़ी है मार्केट? 83.38 पर खड़ी है। उस दिन फ्राइडे को कहाँ पर बंद हुई थी? 83.47 पर। अगर हम इसको देखें, ये देखो, तब से लेकर अभी तक, जब से ये हमने जो वैल्यू जो पैक करना शुरू करी थी, चार्ट्स पूरे रिवील कर रहे हैं सब कुछ। अगर हम चलें कि कब से लेकर, ये साल है 1973 का, और ये दिन था 1 जनवरी 1973, जब से ये वैल्यू डिटरमाइन हो रही है। ठीक है, अगर हम तब से लेकर अभी तक आए, उस टाइम पर क्या वैल्यू चल रही थी? उस टाइम पर वैल्यू चल रही थी, ये इसका ओपन था 888, अच्छा ओपन क्लोज सब कुछ सेम था 8, यानी कि 8 रुपए के अंदर $1 आ जाता था। 8 रुपए खर्च करके 1973 में $1 आ जाता था। ये तब से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे ना, 1973 से लेकर कहानी जो ये आप देखोगे, ये देखो, ये बढ़ते ही चला गया। ऐसा क्यों है? ये करेंसी क्यों बढ़ रही है इतनी 1973 से लेकर अभी तक 2023 तक लगातार? इतिहास हमें बता रहा है सामने। ये चार्ट कोई नकली चार्ट तो नहीं है, कोई गेम खेलने के चार्ट तो नहीं है, ये तो असली चार्ट है। भारत की सरकार रिवील कर रही है सारी चीजें हमें सामने स्क्रीन पर। ये क्यों बढ़ते चले जा रहा है? इसके लिए एक फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? ये करेंसी जो है दोनों कंट्रीज की, मतलब देखो, हाँ, इंडियन रुपी भी, मतलब हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है डॉलर की प्राप्ति के लिए, जो भी है, वाइस वर्सा।
इसके लिए क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि 1973 से लेकर 2023 तक एक चीज जो है वो चेंज हुई है पक्का? इन्फ्लेशन, है ना? तो ये देखो, फिक्स एक्सचेंज रेट इज द रेट विच इज ऑफिशियली फिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। द रेट इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रेट इन्फ्लुएंस होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इट रिमेन्स फिक्स्ड टिल इट इज चेंज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये कैसे होता है? जब भी डॉलर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने की कोशिश करता है ना, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, वेल्स का जो काम होता है ना, वेल्स कौन होते हैं? जो कि जनरली ये वाली टर्म क्रिप्टो इंडस्ट्री में यूज करी जाती है, जो कि मार्केट को हिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ना, करेंसी, कंट्रीज की करेंसीज को हिलाना इतना आसान नहीं होता। कंट्रीज की करेंसीज को हिलाना इतना आसान नहीं होता। अगर आप यहां पर देखोगे, जब भी ये बहुत ज्यादा गिरने लग जाता है ना, जैसे, तो सरकार इसको संभालने लग जाती है। अगर आप देखोगे यूएसडी आईएनआर, जिसमें हमारे इंडियन करेंसी भी इन्वॉल्व है, यूएसडी आईएनआर एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता है, एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है। इसकी रेंज पहले यहां से यहां तक चल रही थी। इसकी रेंज यहां से यहां तक चल रही थी। कैसे? जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, सरकार अपने फिक्स एक्सचेंज रेट का सहारा लेते हुए उसको नीचे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये ज्यादा नीचे हो जा रहा था। फिक्स एक्सचेंज रेट का सहारा लेकर ऊपर करने की कोशिश, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, दोबारा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसने उसके बाद इस जोन को तोड़ा, इस जोन को तोड़ा, और उसके बाद अब ये जो ट्रेड कर रहा है, ये अब इस वाले जोन में अब ये ट्रेड कर रहा है, यहां पर। अब सरकार इसको कोशिश कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, आरबीआई की मदद से ही होता है ये सब कुछ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे बुक्स हमें कुछ भी बोले। अभी इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको उस दिन बताया था ट्रेडिंग का फंडा। आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ इतना बता दो कि जो मार्केट है वो इसकी ऊपर नहीं जाएगा, और मार्केट जो है वो इसके नीचे नहीं जाने वाला है एक पर्टिकुलर डेट में। तो क्या यूएसडी आईएनआर में ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि एक डेट जो है उससे एक डेट तक ये उसके आगे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, उससे ऊपर नहीं निकलेगा? जी हाँ, होती है। और यहीं पर जो मैं आपको बता रहा था कि लोग जो है अरबों खरबों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, क्योंकि करेंसीज ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती हैं। अब आप अगर इसकी रेंज को देखना चाहो, ये एक रेंज के अंदर ये जो फंसा रहा मार्केट, या इसी रेंज को देख लो कि ये जो मार्केट जो है वो इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये वाला सिलसिला कब से लेकर कब तक चल रहा है? ये है 15 अगस्त 2023, और आज हम कहाँ बैठे हैं? आज हम बैठे हैं 11 दिसंबर 2023। सिमिलरली मार्केट जब इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, ये वाला सिलसिला चला 22 सितंबर 2022 से, कब से लेकर कब तक? 15 अगस्त 2023 तक। ऑलमोस्ट एक एक साल तक जो करेंसीज है वो एक ही जगह घूम रही है। और इसकी एक्सपायरी पता है कब कब होती है? इसकी एक्सपायरी होती है हर वीकली। हर वीकली बस आपको ये बताना होता है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं गिरेगा। आपको डर लगता है, कोई बात नहीं, आप यहाँ की रेंजेस पकड़ लो कि ये इसके ऊपर नहीं जाएगा और ये इसके नीचे नहीं जाएगा। बस मैंने आपको उस दिन ये बताया था कि इसके लिए पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन बैठे बैठाए अगर आप सेफ तरीके से, आपके पास ज़्यादा पैसे, आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या, बैठे बैठाए अगर आपको पैसे चाहिए, काइंड ऑफ एक तरीके से ब्याज आ जाए आपके पास, तो उसके लिए ये तरीका बेस्ट होता है। इसको ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं, ऑप्शन सेलिंग, कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग बोलते हैं इसको, कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल कर रहे हो, ऊपर के भी नीचे के भी, आप एक रेंज डिसाइड कर रहे हो। आप चाहो तो एक साइड का भी कर सकते हो कि ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, आप चाहो तो एक साइड का भी कर सकते हो, इसके ऊपर नहीं जाएगा। आप चाहो तो सिर्फ एक साइड का भी ले सकते हो कि इसके नीचे नहीं जाएगा, और चाहो तो आप दोनों साइड के ले लो कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसी चैप्टर के अंदर, ये सारी बातें इसी चैप्टर की, मैं आपको कोई ट्रेडिंग का ज्ञान नहीं दे रहा हूं। क्योंकि अब अगर ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, अगर ये जाने लगा है ना, तो नीचे वाली साइड तो कम से कम आपको प्रॉफिट देते। आपको हमेशा ना
हमेशा ट्रेडिंग में या किसी भी चीज में, लाइफ में इंश्योरेंस वगैरह लेते हुए एक हेज जरूर बाय करना चाहिए। आप लाइफ इंश्योरेंस अपना नहीं करवा रहे हो, आप आपकी नौकरी के अंदर कोई कंपल्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको खुद से करवाना चाहिए, लेकिन आप हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाते हो, कुछ नहीं करवाते हो, तो आप ना बेसिकली एक तरीके से एक लेवरेज लेते हुए चल रहे हो अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में एक लेवरेज लेते हुए चल रहे हो, राइट? कि अरे नहीं नहीं, ये फालतू की बातें, इससे कुछ नहीं होना जाना, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है, मैं तो मस्त हूँ, मैं तो चंगा हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो लेकिन जिस दिन बीमार हुए तो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए ठोक सकते हैं पर्सन के, कुछ भी गंभीर समस्या हो सकती है उसको। तो हमेशा हमें ना हेज करते हुए बाय हेज करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन है ऊपर नहीं जाएगा, गया तो फिर मोटा लॉस भी, फिर मोटा मोटा लॉस भी उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो कम से कम अगर ये गया तो कोई टेंशन नहीं, दूसरी वाली साइड प्रॉफिट दे रही, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काट दो अपनी ट्रेड को एक्सपायरी वाले दिन। तो इट रिमेन्स फिक्स्ड till it is changed by the government in case there is disequilibrium in BOP, जिसकी वजह से अगर एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, सेंट्रल बैंक बाइज और सेल्स रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। मैंने अभी आपको बोला ना, हम लोग यहां पर गवर्नमेंट का जितना मर्जी कह लें, मैंने अभी आपको चार्ट में बोल रहा था कि सरकार यहां पर क्या कोशिश कर रही है कि जब ये जा रहा है, यहां पर ऊपर जा रहा है, नीचे लेकर आओ, बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है, ऊपर लेकर जाओ। तो सरकार इसको एक रेंज में रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वाला काम हो किसके थ्रू रहा है? इन केस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी कॉजिंग एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई, सेंट्रल गवर्नमेंट बाइज और सेल्स रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एलिमिनेट एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई, ठीक है। ऊपर वाली साइड क्या हो रहा था? ऊपर वाली साइड यहां पर क्या हो रहा है? इधर सेंट्रल बैंक को लग रहा है, सप्लाई बहुत हो गई है, जो रेड जोन मैंने बनाया है, तो उसने क्या करा? बाय करना शुरू करा, और जब नीचे उसको लगता है कि डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है, तो उसने सेल करना शुरू करा। इसके थ्रू आरबीआई जो है इसको एक रेंज में रखने की कोशिश करता है, क्योंकि बात यहां पर ट्रेडिंग की नहीं है। सरकार का मेन मकसद ये आरबीआई का मेन मकसद यहां पर लोगों की ट्रेडिंग करवाना नहीं है। ये चार्ट हमें रिवील कर रहा है कि यूएसडी के कंपैरिजन में जो आईएनआर है, देखो यूएसडी आईएनआर, डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपी की वैल्यू, या फिर इंडियन रुपी की वैल्यू के कंपैरिजन में डॉलर की वैल्यू। अब डॉलर की वैल्यू देखने का काम फेड का है, हमारा काम आरबीआई का इंडियन रुपी आईएनआर को देखने का है। तो ये जो है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे, ये ऐसा ना हो, ठीक है, कि ये एकदम से पहले गिर गई, फिर ये उठ रही है, फिर ये गिर गई। और ये वाली बात सिर्फ यूएसडी आईएनआर के साथ नहीं होती है। आप किसी भी डॉलर को, ये किसी भी उसको पैक करके देख लो, ये कर, जैसे आईएनआर लिखा हुआ है ना, मैं ईयूआर, यूरो और इंडियन रुपी का ले लेता हूं मैं, तब भी आप देख लो, ये एक ही रेंज में फिक्स रहेगा ना, ये एक ही रेंज में फिक्स रहेगा। आप कहोगे ये तो इतना ज्यादा गिर गया, बड़ी लॉन्गर टर्म की अगर आप पिक्चर को देखो तो नहीं गिरा है, मंथली पिक्चर को देखो, एक ही रेंज में घूम रहा है। और यूरो भी जैसे अमेरिकन डॉलर बढ़े वैसे वो ऐसी, अगर आप ये देख लो, और क्या होता है, आईएनआर, यूआर होता है, यूएसडी होता है, जे जे पी वाई होता है, हाँ, जापानीज येन और इंडियन रुपी। ये देखो क्या हो रहा है, जापानीज येन और इंडियन रुपी देखो, यहां पर भी एक रेंज के अंदर जो है वो मार्केट घूम रही है। ये रेंज यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ऐसे करके। तो ये बेसिकली करने की कोशिश कौन कर रहा है? और सबसे ज्यादा ट्रेड होता है यूएसडी आईएनआर में, सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल ही है, ये ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। तो इन केस देयर इज डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी कॉजिंग एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेंट्रल बैंक बाइज और सेल्स रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एलिमिनेट एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। इसको अगर मैं यहां पर जाऊं, देखो ये डेली की पिक्चर है, ये डेली के बेसिस पे चेंज होता हुआ दिख रहा है, ये वीकली की पिक्चर है, ये मंथली की पिक्चर है, ये 3 महीने की पिक्चर है, ये 6 महीने की पिक्चर है, और ये 1 साल की पिक्चर है। एक कैंडल मतलब 1 साल को रिवील कर रही है। अगर आप मंथली पिक्चर को देख लो, अगर आप इतने मंथ को चेकआउट करो, यहां से लेकर यहां तक, 3 अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023, मार्केट गई ही का है,
मार्केट यहां से लेकर यहां तक ये तो घूम रही है बस। ये जो बक्सा है मार्केट का, ये 1 साल का बक्सा है। ये मार्केट यही तो घूम रही है काइंड ऑफ, आधे साल का, सॉरी 6 महीने का बक्सा है। मार्केट मूव ही ज्यादा कहां करती है, ये वाली जो करेंसी मार्केट है। अब जैसे 2 मार्च 2020 और ये देखो, अगर आप इसको देखो यहां से लेकर यहां तक, मार्केट यहीं तो घूमती रही है। और ये पिक्चर कितने टाइम की है, मार्च 2020, 1 अप्रैल 2022, देख रहे हो? मार्च 2020 टू मार्च 2021 1 साल, मार्च 2022 2 साल, 2 साल तक मार्केट एक ही रेंज में घूम रही है। तो ये ट्रेडिंग के लिए तो है ही बेस्ट, ठीक है, वो समझ में आता है, मैं बाहर में जाए ट्रेडिंग 1 मिनट के लिए। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, ये कर कौन रहा है कि जब ये ऊपर नहीं बढ़ने दे रहा है इसको और ये नीचे नहीं गिरने दे रहा है ज्यादा, ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक। और इस पिक्चर में जहां पर यूएसडी आईएनआर इन्वॉल्व है, तो ये कौन कर रहा है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई। समझ गए? तो सेंट्रल बैंक बाइज एंड सेल्स रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एलिमिनेट एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। अब इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स क्या है? इट प्रिवेंट्स स्पेकुलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मुझे पता है, अब स्पेकुलेशन देखना कैसे वो नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि यूएसडी आईएनआर के अंदर ये प्रेडिक्ट करना कि एक हद तक ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये होगा ही नहीं। अब जैसे मार्केट यहां पर इतनी गिर गई, इसको नहीं गिरना चाहिए था, यूएसडी आईएनआर को इतना नहीं गिरना चाहिए था। ये गिर रही है गिर रही है गिर रही है, लेकिन फिर भी अगर मुझे बाय करना होगा ना, ये भले ही इसको तोड़ के निकल जाए, मैं फिर भी अपनी बाइंग वैल्यू यहां पर रखूंगा इस रेंज पर। ये भले इसको तोड़ के निकल गया, मैं फिर एग्जिट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यूएसडी आईएनआर इतना कभी गिर ही नहीं सकता। ये गिर रहा है ना, गिरते रहे अच्छी बात है, लेकिन यहां से मुझे पता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो दोबारा बाय करना शुरू करेगा। इस एक्सेस, ये जो सप्लाई हो रही है ऊपर से, इसको बाय करेगा और मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। तो इट प्रिवेंट्स स्पेकुलेशन। मैं यहां पर स्पेकुलेटिव इसको लेकर नहीं हूं, बहुत ज्यादा मार्केट गिर जाएगी यहां से तो मुझे जो है पुट बाय कर लेना चाहिए, गिरते चली जाएगी ये तो मुझे फ्यूचर शॉर्ट कर देना चाहिए, ऐसे गिरती चली जाएगी मार्केट, मुझे गिरने वाली मार्केट के अंदर पैसा लगा देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अब मार्केट यहां पर जैसे किसी ने गिरती हुई इतनी देख ली है कि यहां से यहां तक गिर गई यूएसडीएनआर, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट योर पैसा फॉर 1-2 हफ्ते के लिए। क्या आपको पता अगर इतना गिर गया तो ये ऊपर भी जाएगा, ठीक है। इट प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। क्यों? मतलब मैं गिरने और उसने उठने की बात नहीं कर रहा मार्केट की। जब मुझे पता है कि इस कंट्री की करेंसी को सेंट्रल बैंक मिलकर और अमेरिकन सेंट्रल बैंक मिलकर ये संभाल रहे हैं, यूएसडी आईएनआर की वैल्यू को वो ज्यादा गिरने नहीं देंगे, ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, तो इससे बढ़िया स्टेबिलिटी की बात क्या हो सकती है ऐसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के पैसा, जहां पर करेंसी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही है। क्योंकि कंपनीज को एक भरोसा ही रहता है, अच्छा कल को इस कंट्री में अगर रॉ मटेरियल हमने खरीदे ना, हमें बहुत ज्यादा महंगे नहीं पड़ेंगे। और आज जो अगर जो सस्ते पड़ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होगा रातों रात वो महंगे हो जाएंगे, और आज जो महंगे हैं तो ऐसा भी नहीं होगा कि हम ये स्पेक्यूलेट कर लें कि वो रातों रात चवन्नी अठन्नी के दाम हो जाएंगे, वो इकोनॉमी फॉल्टर कर जाएगी। नहीं, ये जो एक रेंज के अंदर जो मार्केट घूम रहा है ना यूएसडीएनआर का, ये हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि ये गिरने नहीं देंगे, ये गिरने नहीं देंगे मार्केट को बहुत ज्यादा एकदम से। अगर आप इसको देखो, नैस्डैक को अगर आप देखो, नैस्डैक के इंडेक्स को देखो जो कि यूएस की इकोनॉमी का इंडेक्स है, हम चलते हैं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस पर। 2022 मंथ पे चाहता हूं मैं, 2008 कब से शुरू हुआ? 2 जनवरी 2008, ठीक है। और ये मैंने लगा रखा है मंथली चार्ट, एक कैंडल एक मंथ को डिनोट कर रही है। अगर इनका सेंट्रल बैंक इतना स्ट्रांग होता तो ये मार्केट यहां से लेकर यहां तक गिरी है पूरी की पूरी। और कब तक रही है मार्केट यहां गिरने तक? 2 जनवरी 2008 से लेकर 2 मार्च 2009 तक, 1 साल तक मार्केट नीचे रही है अमेरिका की। रिसेशन या जो भी नेगेटिव वर्ड्स आप यूज कर सकते हो वो करो,
लेकिन यहां से मार्केट खत्म नहीं हो जाती है। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक ने मिलकर संभाला तो ना मार्केट को, संभाला कि नहीं संभाला, बिल्कुल संभाला, ठीक है। और उसके बाद आज मार्केट देखो ये कहाँ है, अमेरिकन मार्केट। देख रहे हो जो पिक्चर हमें कितनी बड़ी लग रही थी कि एक साल तक मार्केट गिरता चला जा रहा है, गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, कितनी गिर गई मार्केट। जो ये पॉइंट यहां पर था $2,112 पर, 2000 से मार्केट सीधा $1000 पर आ गई थी। ये पिक्चर कितनी छोटी होकर रह जाएगी, ये देखो। आज मार्केट यहां ट्रेड कर रही है, यहां, और कहां गिरी थी। मैंने आपको उस दिन एक रियलिटी रिवील करी थी, हमेशा मार्केट न्यू हाइज बनाएगी एक छोटी सी करेक्शन के बाद। करेक्शन कहते हैं मार्केट को गिरने को लेकर। हम चलो इंडिया की मार्केट को देखते हैं। जब आप तो ये सब लोग पढ़ते ही रहते हो, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आना, उस टाइम पर हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली थी। ये देखो यहां पर क्या है, चार्ट ही हमारे पास 1991 से अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप यहां पर देखो, हाँ, क्राइसिस जो हमारा शुरू हुआ था 1 अक्टूबर 1990। लेकिन यार ये क्या बात हुई, हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली थी और हमारे देश की इकोनॉमी सिर्फ यहां से यहां तक गिरी है, बस सिर्फ यहां से यहां तक। जबकि इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री था, कुछ भी नहीं था उसके पास, और इंडिया यहां से यहां तक फॉल्टर हुआ है क्योंकि इंडिया ने लोन लेकर अपने आप को संभाल लिया था। और इस चैप्टर में मैंने कंसिस्टेंटली आपको बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर बोरिंग करी जाए तो वो क्रेडिट साइड पर आता है। लोन लेकर संभाल लिया फटाफट, और जैसे ही संभाल लिया लोन का पैसा देखो इन्वेस्ट करा गया, और 1991 के एलपीजी रिफॉर्म जो दौड़े वो दौड़े। अब कुछ जगह पे हिट एंड ट्रायल मेथड्स भी हमारे चले तो इकोनॉमी नीचे आई, लेकिन इस वाले पॉइंट से तो ऊपर ही रही है ना हमेशा इकोनॉमी। आप देखो कभी इस वाले पॉइंट के नीचे आए, कभी दिखी आपको इकोनॉमी, जो नीचे वाली लाइन है, जब ये हमारी बिल्कुल ऑल टाइम लो पर थी इकोनॉमी, इसके नीचे कभी दिख रही है आपको इंडियन इकोनॉमी? कभी दिख रही है, बताओ? गई है? गई है इस पर्पल लाइन के नीचे? ये सबसे लोएस्ट पॉइंट था हमारा 1990s में, नहीं ना? तब से बढ़ी है, और निफ्टी 50 इंडेक्स है आपका उसका, कंपनीज का, कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ी। और यहां पर ये इतनी नैरो मार्केट क्यों है? ये नैरो मार्केट इसलिए बिकॉज देयर वॉज नो प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। कंपनीज का माहौल ही नहीं था इन्वेस्ट करने का। जैसे ही कंपनीज की डी लाइसेंसिंग होती है, जैसी कंपनीज की डी लाइसेंसिंग होती है, उसके बाद देखो क्या मस्त तरीके से कंपनी जो है वो ऊपर बढ़ती हैं। हाँ, कंपनीज को लॉस हुआ था क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के एरा में कंपनीज भी वो करने की कोशिश कर रही है। तो 1 फरवरी 2008 से लेकर, जब 2008 का लेमन्स एंड ब्रदर्स का फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका के अंदर हुआ था, हमारा ही हुआ था, लेकिन उस टाइम पर हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा था। स्टॉक मार्केट भले ही क्रैश हुई थी, हल्की सी करेक्शन हुआ था, हमारा भी देखो, ये देखो 1 जनवरी 2008 से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, 2 मार्च 2009 तक वो रहती है बिल्कुल नीचे, सेम बिल्कुल स्ट्रक्चर जैसा नैस्डैक का था अमेरिकन इकोनॉमी का। लेकिन उसके बाद अगर आप इसको समझ रहे हो कि यार यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी सारी बर्बाद थी, तो और किसी ने अगर पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करा था उस टाइम पर, तो ये पिक्चर सिर्फ इतनी होकर रह जाती है आज के लिए इंडियन इकोनॉमी के लिए। इंडियन इकोनॉमी आज ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है अपने, निफ्टी आज अपने ऑल टाइम हाई पे है, 21,000 को टच करने वाला है निफ्टी। आई थिंक करके आ भी चुका होगा, हाई इसने लगाया है, यस 21,026 का हाई लगा चुका है आज। ये कब लगाया इसने? आज निफ्टी का पिक्चर ही है, यस निफ्टी ने आज ही 21,026 को टच कर लिया है। ये देखो यहाँ हाई लिखा आता है, आज निफ्टी ने एक और ऑल टाइम हाई बना दिया। हमारा इंडियन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है आज। क्या ये इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम है? क्या ये इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम है? हाँ या ना? निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि मार्केट में करेक्शन, हल्की सी करेक्शन तो मतलब बनती है, राइट? चलती गाड़ी में कभी सफर नहीं करना चाहिए। शायद नहीं है ना? उसके बाद इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। क्या स्टेबिलिटी है इसमें? फ्राइडे से लेकर मंडे तक बहुत भारी भरकम गिर गया क्या डॉलर? बहुत भारी भरकम गिर गया क्या डॉलर? इसमें अगर मैं जाऊं फ्राइडे को कितना दिख रही है वैल्यू? फ्राइडे को वैल्यू कितनी दिख रही है यहां पर आपको? फ्राइडे को कितनी है? 83.43। सैटरडे को कितनी? 83.43।
संडे को कितनी 83.43, आज कितनी 83.38, थर्सडे को 83.35, वेनेसडे को 83.23। चलो नवंबर में चलते हैं, नवंबर 12 नवंबर 11 नवंबर, आज पूरा एक महीना हो जाएगा ना। हाँ 83.30 थी 11 नवंबर को एग्जैक्ट। आज 11 दिसंबर है, आज 11 ही है ना। हाँ आज 11 दिसंबर है, 11 नवंबर को वैल्यू थी कितनी 83.30, आज कितनी है 83.38, 83.30 83.38। ये वाला पॉइंट जस्टिफिएबल है, जस्टिफाइड है, स्टेबिलिटी है कि नहीं है एक्सचेंज रेट में हमारे, है हाँ या ना, है ना। एक महीने में कोई भारी भरकम चेंजेस हो गए क्या? और जिस तरह की ट्रेडिंग मैं आपसे करने की बात कर रहा हूं, क्या वो इजी ट्रेडिंग नहीं है? ये बताना कि मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ेगी। ये 84 या 82 भी हो रहा है क्या? 84 या 82 भी हो रहा है क्या ये? नहीं। अच्छा अब आप कहोगे सर यहां पर इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है क्या? डॉलर्स वगैरह अगर हम खरीद लें और छोड़ दें उसको, बढ़ेगा क्या? मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया, चार्ट क्या कहता है यूएसडी आईएनआर का। अगर आप 10 साल के लिए आज ये 83.38 को यूएसडी को लेकर छोड़ दो, डॉलर्स को लेकर छोड़ दो, आपको क्या भरोसा है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ या ना? प्रॉफिट होगा आपको कि नहीं होगा? 10 साल 20 साल अगर आप लेकर छोड़ दो, डेफिनेटली होगा। किसकी वजह से? इस फैक्टर की वजह से। कौन सा फैक्टर? इन्फ्लेशन। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स क्या हैं? फियर ऑफ डीवैल्यूएशन प्रिवेल्स इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। डिमांड अगर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो देयर विल बी डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। Devaluation is fall in the value of domestic currency in terms of foreign currency under a fixed exchange rate system. इसका मतलब क्या हुआ? डर एक ये होता है कि अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहा है, बहुत ज्यादा, USD INR अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ते हुए चला जा रहा है, ये देख रहे हो यहां से यहां तक ये बढ़ते हुए चला गया। अब लोग क्या है इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनको क्या पता है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगेन इसके अंदर करेक्शन कौन लेकर आएगा? करेक्शन कौन लेकर आएगा? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, क्योंकि देखो ना डीवैल्यूएशन का मतलब अभी आपने क्या देखा यहां पर, मैंने क्या पढ़ाया? डीवैल्यूएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स वाले को कौन छेड़ता है हमेशा? मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स या फिर वो सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक। देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर वैल्यूएशन या फिर ओवर वैल्यूएशन। यानी कि पॉसिबिलिटी ये क्या इस पॉइंट पे कोई सेल नहीं करना चाहता, इस पॉइंट पे कोई बाय नहीं करना चाहता। जो जानते हैं फॉरेक्स मार्केट को, जो समझते हैं फॉरेक्स मार्केट को। एंड गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन 100% गोल्ड रिजर्व। सरकार, आपको पता है ना 200 करोड़ का बुलियन जो है सरकार को मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर फॉरेक्स को अगर छेड़ना है ना सरकार को, मतलब आईएनआर की वैल्यू को अगर छेड़ना है सरकार को, आरबीआई को मिलकर, तो गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन। अब गवर्नमेंट क्या मतलब? आरबीआई होता है, गवर्नमेंट तो लिखा हुआ है इन्होंने। आरबीआई गवर्नमेंट थोड़ी रखती है अपने पास ये गोल्ड। कौन रखता है ये बुलियन? 200 करोड़ का बुलियन रिजर्व अपने पास कौन रखता है? आरबीआई। गवर्नमेंट एंड आरबीआई करके लिख लेना वैसे प्रोमिनेंटली, तो सेंट्रल बैंक ही होता है, गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। हैज टू मेंटेन 100% गोल्ड रिजर्व in front of फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट है विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता। करेंसी की जो वैल्यू है इट इज लेफ्ट कंप्लीटली फ्री टू बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी इज कंसर्न। क्या ये यूएसडी आईएनआर की वैल्यू फ्लोटिंग एक्सचेंज का पार्ट है क्या?
डिमांड सप्लाई की वजह से बदल रहा है क्या? किसी भी ऑपरेटर के पास इतना पैसा हो सकता है कि वो यूएसडी आईएनआर के चार्ट को गिरा दे या उठा दे? बताओ, आरबीआई से ज्यादा पैसा है किसी के पास इस मार्केट को छेड़ने के लिए, या यूएसए की सेंट्रल बैंक से ज्यादा है? नहीं ना? तो देर इज नो ऑफिशियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन हियर, वैल्यू ऑफ करेंसी इज लेफ्ट कंप्लीटली फ्री टू बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस सिस्टम के अंतर्गत सेंट्रल बैंक विदाउट इंटरवेंशन, इट अलाउज एक्सचेंज रेट टू एडजस्ट सो एज टू इक्वेट डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। भारत के अंदर हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को बेसिकली यूज करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज बिजी ऑल द टाइम्स बाय चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? मैंने आपको क्या बोला कि ये जो है सरकार, गवर्नमेंट और आरबीआई जो है वो इसके अंदर थोड़ी सी मैनेजमेंट करती है, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर तरीके से जो फ्री ट्रेडिंग हो रही है ना, इट इज लेफ्ट टू द फ्री विल ऑफ इंडिविजुअल्स कि वो डिमांड सप्लाई यहाँ पर क्रिएट करके मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऑपरेटर मार्केट को गिराने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश करेगा अपने करोड़ों अरबों रुपए से, कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो ऐसा करने से उसको आरबीआई, हमारे देश का सेंट्रल बैंक, रोकेगा, या फिर ऐसा किसी भी देश के अंदर होगा तो उस देश का सेंट्रल बैंक रोकेगा। तो एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस क्या है सिस्टम के? सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स की। डेफिसिट और सरप्लस एंड बीओपी इज ऑटोमेटिकली करेक्टेड। कोई भी घाटा या सरप्लस होता है तो ऑटोमेटिकली करेक्टेड, मतलब क्या, हमें हमारा एम क्या होता है, कहां तक पहुंचाना बीओपी को? इक्विलिब्रियम तक। देयर इज नो नीड फॉर गवर्नमेंट टू होल्ड एनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहां पर सरकार के लिए कोई वो नहीं है कि उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्ड करना है। इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन, क्योंकि सरकार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को फ्रीली छोड़ देती है कि इंडिविजुअल्स उसके अंदर फ्री तरीके से डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के लॉजिक के बेसिस पर ट्रेड करें। इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन एंड इट फ्रीज द गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ बीओपी। लेकिन इसके डीमेरिट्स भी हैं। इसकी वजह से स्पेकुलेशन इंक्रीज हो सकती है, लीडिंग टू फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। वाइड फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट हैम्पर्स foreign trade and capital movement between countries. It generates inflationary pressure when prices of imports go up due to depreciation of currency. और कंट्री की वैल्यू डेप्रिशिएट कब होती है? जब $1 हमें सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है? महंगा। और एप्रिशिएट कब होती है? सस्ता पड़ रहा है। अब डिफरेंस क्या हुआ फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में? फिक्स एक्सचेंज रेट एक वो रेट है विच इज ऑफिशियली फिक्स इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी। किसके द्वारा? सरकार या फिर सेंट्रल बैंक के द्वारा। ये चेंज नहीं होती है विद चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जबकि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इट इज अ रेट विच लाइक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्लियर हुई ये वाली चीजें? दो कंसेप्ट, 2-3 कंसेप्ट वो भी हैं। 2 कंसेप्ट है बेसिकली, तो फ्लेक्सिबल एंड फ्लोटिंग। सारी बात क्लियर है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।